अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो SDEO पीरा को प्रिपेयर कर रहे हैं उनको असिस्ट और फैसिलिटेट करने के लिए आज पीरा एक्ट 2024 का लेक्चर नंबर 7 अपलोड किया जा रहा है। वो तमाम लोग जो पीरा एक्ट के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो SDEO को ना भी प्रिपेयर कर रहे हो लेकिन पीरा एक्ट को पढ़ना चाहते हो, तो ये लेक्चर सीरीज़ उनको एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से फैसिलिटेट करेगी। बिकॉज इसमें पीरा एक्ट को हम डिस्क्रिप्टिवली पढ़ रहे हैं ताकि अगर आप MCQ नेचर के एग्जाम में अपेयर हों तो बाआसानी आप जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से सवालों के जवाब दे सकें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 चैप्टर्स को अब तक कवर कर चुके हैं। अगर आप उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। चैनल को ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां पर आपको पीरा एक्ट 2024 के नाम से ये प्लेलिस्ट मिलेगी जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो लेक्चर 7 में हम चैप्टर 7 को कवर करने वाले हैं। वो तमाम लोग जो SDEO पीरा को जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी को ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम आपको प्रिपरेटरी मटेरियल भी देते हैं और अपडेटेड भी रखते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक को फॉलो करेंगे। अगर लिंक आपके लिए काम नहीं करता तो इस नंबर पर एक मैसेज आपने कर देना है व्हाट्सएप पे ताकि आपको इस कम्युनिटी में ऐड किया जा सके। तो चैप्टर नंबर 7 इज अबाउट पब्लिक न्यूजेंस एंड इंक्रोचमेंट्स। तो पब्लिक न्यूजेंस एंड इंक्रोचमेंट्स के हवाले से चैप्टर 7 में हम पढ़ने वाले हैं, जो सेक्शन 34 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 39 पे ख़त्म होता है। इसमें बहुत से सेक्शंस एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं, तो उस हवाले से हम डिस्कस करते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन हमने सब सेक्शंस को डिस्क्रिप्टिवली पढ़ना है ताकि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो और हम कंसेप्ट ले सकें ताकि एग्जाम में जब MCQs हमसे पूछे जाएँ तो बआसानी हम उनको आंसर कर सकें। सेक्शन 34 से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूजेंस। तो न्यूजेंस कहते हैं किसी भी पर्सन की तरफ से या किसी भी चीज़ की तरफ से अगर किसी और शख्स के लिए या एक से ज़्यादा अफराद के लिए जब कोई इनकन्वीनियंस क्रिएट की जाती है तो उसको हम न्यूजेंस कहते हैं। तो अवाम और नास के लिए जब न्यूजेंस क्रिएट की जाएगी तो उसको रिमूव करने के प्रोसीजर के हवाले से यहाँ बात हो रही है। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूजेंस। एनी पर्सन एग्रीव्ड, एग्रीव्ड कहते हैं जिस पर्सन का राइट इन्फ्रिंज होता है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय पब्लिक न्यूजेंस, कोई भी शख्स जो कि पब्लिक न्यूजेंस अवाम और नास के लिए जो मसाइल क्रिएट हुआ है, मसला क्रिएट हुआ है, उससे एग्रीव्ड होता है, उससे उसका राइट इन्फ्रिंज होता है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उस पब्लिक न्यूजेंस से अगर अफेक्ट हुआ है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय पब्लिक न्यूजेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और परसीव्स टू बी एग्रीव्ड ड्यू टू सच न्यूजेंस इन नियर फ्यूचर। अगर वो पर्सन डायरेक्टली अफेक्ट हुआ है या इनडायरेक्टली अफेक्ट हुआ है या उसको लगता है कि वो फ्यूचर में जो है वो पब्लिक ये जो चीज़ हो रही है, जो पब्लिक न्यूजेंस हो रही है, इससे वो एग्रीव्ड हो सकता है, वो क्या कर सकता है, मे सबमिट अ कंप्लेंट टू द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर, बोर्ड और द अथॉरिटी। वो एक रिटन कंप्लेंट जो है वो सबमिट कर सकता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास, सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास, हियरिंग ऑफिसर के पास, बोर्ड के पास या फिर अथॉरिटी के पास। तो बोर्ड ने, अथॉरिटी ने, हियरिंग ऑफिसर ने, सब डिविजनल ऑफिसर ने, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने या इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है उसके खिलाफ एक्शन जो है वो ले सकता है। अब एनी डिपार्टमेंट, विसल ब्लोअर और एनी एम्प्लॉय में आल्सो रिपोर्ट पब्लिक न्यूजेंस टू द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, SDEO, हियरिंग ऑफिसर, बोर्ड और अथॉरिटी। अच्छा, अब पर्सन जो एग्रीव्ड हुआ है वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है MCQs में कि पब्लिक न्यूजेंस के अगेंस्ट कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है। तो जो पर्सन एग्रीव्ड हुआ है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या नियर फ्यूचर में उसको लगता है कि वो एग्रीव्ड हो सकता है किसी पब्लिक न्यूजेंस से, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। कोई भी डिपार्टमेंट कर सकता है, विसल ब्लोअर कर सकता है। विसल ब्लोअर कौन होता है, इस हवाले से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि विसल ब्लोअर कौन होता है। अच्छा, विसल ब्लोअर कर सकता है या कोई भी एम्प्लॉय जो है वो रिपोर्ट कर सकता है पब्लिक न्यूजेंस को, और इसने रिपोर्ट करनी है EO को, SDEO को, हियरिंग ऑफिसर को, अथॉरिटी को या फिर बोर्ड को। नेक्स्ट सेक्शन 35 में हम देखते हैं कि एक्शंस बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब अगर फॉर एग्जांपल एक पब्लिक न्यूजेंस जो है वो रिपोर्ट हुई है तो उस हवाले से एक्शंस बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक्शन बाय इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या हो सकता है, सेक्शन 35 में इस हवाले से बताता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन थ्रू एनी मैनर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 34, सेक्शन 34 में बताए हुए तरीकाकार के मुताबिक जब एक कंप्लेन रिसीव होती है EO को, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑन इट्स ओन और ऑन द
डायरेक्शन ऑफ सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर, हियरिंग ऑफिसर, बोर्ड और अथॉरिटी एज द केस मे बी शैल विजिट द साइट ऑफ ऑकरेंस ऑफ पब्लिक न्यूजेंस, इंस्पेक्ट एंड टेक स्टांस ऑफ द पर्सन्स कंसर्न। तो अब क्या करना है ईओ ने, सबसे पहले ये होगा कि एक कंप्लेन रिसीव होगी सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग। अब वो कंप्लेन अगर ईओ को आई है तो ईओ ने प्रोसीड करना है, अगर वो एसडीईओ को आई है, हियरिंग ऑफिसर को आई है, बोर्ड को आई है, अथॉरिटी को आई है, तो फिर उनकी डायरेक्शंस पे ईओ ने मूव करना है। और ईओ ने कहां मूव करना है, प्लेस ऑफ अकरेंस पे, कि जहां पर ये पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट हुई है, और जाकर उस जगह को इंस्पेक्ट करना है और उन लोगों का जो इस पब्लिक न्यूजेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं उनका स्टांस जो है वो रिकॉर्ड करना है। If the enforcement officer gets convinced that there exists a public nuisance, then he shall issue an EPO in such manner as may be prescribed. अब for example, enforcement officer place of occurrence पे जाता है और उसको लगता है कि public nuisance वाकई exist करती है, अवामुन नास के लिए जो परेशानी वाकई ही यहाँ पर क्रिएट हो रही है, तो वो एक emergency prohibition order EPO जारी कर सकता है। और ये EPO किस मैनर में जारी करेगा, जिस तरीके से उसको कानून के ताबे या रूल्स के ताबे प्रिस्क्राइब किया गया होगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं सबसेक्शन 3 में, द EPO shall contain short details of public nuisance, reasons, directions to the offender creating such nuisance to remove the nuisance within a prescribed time। तो जो EPO है, emergency prohibition order, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी ये बताया जा रहा है। सबसे पहले पब्लिक न्यूजेंस के हवाले से डिटेल्स होंगी, उसकी रीजंस होंगी, उसके बाद जो डायरेक्शंस दी गई हैं ऑफेंडर को जिसकी तरफ से पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट हुई है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी, और उसके बाद एक उसको टाइम लिमिट दी जाएगी जिस और एक तरीकाकार बताया जाएगा और एक पेनल्टी बताई जाएगी जिसके थ्रू जो है प्रिस्क्राइब टाइम किस चीज के लिए कि उसने रिमूव करनी है उस न्यूजेंस को। जो ऑफेंडर है उसको एक प्रिस्क्राइब टाइम दे दिया जाएगा जिसमें उसने पब्लिक न्यूजेंस को रिमूव करना है, और इन केस कोई अगर पेनल्टी इंपोज हुई है वो भी उसके अंदर बता दी गई है कि डिसओबीडियंस, फॉर एग्जांपल एक ईपीओ जारी हुआ है, एक ईपीओ जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से दिया गया है एक ऑफेंडर को, एक पर्सन जिसकी तरफ से पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट हुई है, उस ईपीओ के अंदर लिखा हुआ है कि आपने विद इन 10 डेज ये पब्लिक न्यूजेंस रिमूव करनी है, अदरवाइज आपके खिलाफ इस ऑर्डर को ओबे ना करने की वजह से 20,000 रुपए जुर्माना आपके ऊपर आयद हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स ईपीओ के अंदर इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर के अंदर लिखी होंगी, और ईपीओ जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से पब्लिक न्यूजेंस को रोकने के लिए इस सेक्शन में दिया जाएगा। देन सबसेक्शन 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। द ऑफेंडर शेल कंप्लाई विद द ईपीओ और प्रेफर अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर द हियरिंग ऑफिसर विद इन 15 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच ईपीओ एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब जो इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर ऑफेंडर को दिया गया है, ऐसे पर्सन को जिसकी तरफ से पब्लिक न्यूजेंस क्रिएट होने की कंप्लेंट जो है जिसके खिलाफ की गई थी, वो या तो उस ऑर्डर को कंप्लाई कर लेगा, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को या तो कंप्लाई कर लेगा कि वो उस पब्लिक न्यूजेंस को रिमूव कर देगा, या फिर वो 15 दिन के अंदर अंदर हियरिंग ऑफिसर के पास रिप्रेजेंटेशन लेके चला जाएगा। अब हमने हियरिंग ऑफिसर के हवाले से जब डिस्कस किया था तो हमने रिप्रेजेंटेशन का प्रोसीजर और किस तरीके से इसकी हियरिंग होगी ये सारा कुछ डिस्कस किया था। तो 15 दिन के अंदर उसने इसको लेके जाना है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इफ द ऑफेंडर नीदर कंप्लाइज विद द ईपीओ नॉर प्रेफर अ रिप्रेजेंटेशन विद इन द गिवन टाइम पीरियड, द enforcement officer shall proceed to enforce the EPO and may take any one or more of the following action against the offender। अब फॉर एग्जांपल जो EPO है उसको फुलफिल करने का जो टाइम था, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर जो उसको किया गया था, ना तो जो ऑफेंडर है ना तो उसको वो कंप्लाई करता है, यानी कि कंप्लाई करने से क्या मुराद है कि वो पब्लिक न्यूजेंस वो रिमूव नहीं करता, उस ऑफेंडर के मुताबिक वो पब्लिक न्यूजेंस नहीं है तो वो उसको कंप्लाई नहीं करता, प्लस वो उसके अंदर मौजूद जुर्माना अगर उसको किया गया वो भी पे नहीं करता, और वो रिप्रेजेंटेशन भी फाइल नहीं करता, वो हियरिंग ऑफिसर के पास रिप्रेजेंटेशन भी फाइल नहीं करता, तो फिर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो ये एक्शंस ले सकता है जिनको हम सब सेक्शन 5 के बाद डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या कर सकता है कि वो रिमूव कर सकता है या कॉज टू बी रिमूव्ड, वो रिमूव करवा सकता है पब्लिक न्यूजेंस को यूजिंग सच मींस, ऐसे जरिए को इस्तेमाल करते हुए या उस फोर्स को इस्तेमाल करते हुए जो कि एक रीजनेबल और नेसेसरी फोर्स है या एक रीजनेबल और नेसेसरी मींस है, उनको यूज करते हुए इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है या तो उस पब्लिक न्यूजेंस को रिमूव कर सकता है या फिर उसको रिमूव करवा सकता है। ये तो पहला एक्शन है जो इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को फुलफिल ना करने की वजह से और हियरिंग ऑफिसर के पास रिप्रेजेंटेशन ना फाइल करने की सूरत में जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर ले सकता है। दूसरा वो क्या कर सकता है, वो इंपोज कर सकता है और रिकवर कर सकता है फाइन को। ईपीओ को फुलफिल ना करने की वजह से वो एडिशनल फाइन इंपोज कर सकता है और उस फाइन को
रिकवर भी करवा सकता है। और वो किस तरीके से करेगा, जो इस एक्ट के अंदर और इसके रूल्स के अंदर या किसी नोटिफिकेशन के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया उस तरीकाकार के अकॉर्डिंग। या फिर वो क्या कर सकता है कि वो कॉन्फिस्केट कर सकता है, वो अपने कब्जे में ले सकता है आर्टिकल्स और गुड्स को, एज द केस में भी, डिपॉजिट द सेम इन द इन्फोर्समेंट स्टेशन अलॉन्ग विद अ सीजर मेमो टू द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड द कॉपी देयरऑफ टू द ऑफेंडर। तो अगर वो चाहे तो वो आर्टिकल्स जो उसके पास फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स या गुड्स हैं उनको वो कब्जे में ले सकता है, कॉन्फिस्केट कर सकता है, या कॉन्फिस्केट करने के बाद उसने क्या करना है कि वो डिपॉजिट करवानी है वो आर्टिकल्स और गुड्स। कहां पर डिपॉजिट करवानी है? इन्फोर्समेंट स्टेशन में। और जो सीज करने का एक मेमो उसने बनाया है, जो आर्टिकल्स और गुड्स को कॉन्फिस्केट करने के बाद उसने एक मेमो बनाया है, वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को भी देगा और उसकी एक कॉपी जो है वो किसको देगा? ऑफेंडर को देगा जिसके आर्टिकल्स को उसने कॉन्फिस्केट किया होगा। उसके बाद वो क्या कर सकता है कि वो किसी भी प्रेमिसेस को जहां पे पब्लिक न्यूजेंस हो रही है और ईपीओ उसके बाद जारी हुआ था और उसको फुलफिल नहीं किया गया, तो वो प्रेमिसेस को सील कर सकता है। उसके बाद हियरिंग ऑफिसर क्या कर सकता है कि वो अरेस्ट कर सकता है ऑफेंडर को इन डिफॉल्ट ऑफ द फाइन। जब फाइन फॉर एग्जांपल इम्पोज किया गया है ईओ की तरफ से और वो फाइन फुल पे नहीं किया जाता तो वो ऑफेंडर को जो है वो गिरफ्तार कर सकता है। रिपीटेड ऑफेंसेस और क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। अच्छा, वो ऑफेंडर को जो है ऑफेंस रिपीट करने की वजह से भी गिरफ्तार कर सकता है, और अगर ईओ के लिए वो किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन उसकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में क्रिएट करता है तो उसके लिए भी उसको वो ईओ गिरफ्तार कर सकता है। उसके बाद वो सबमिट कर सकता है एक कंप्लेन को बिफोर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड। तो वो क्या कर सकता है कि उसने एक एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए कंप्लेन सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास सबमिट करनी है और उस ऑफेंडर के अगेंस्ट जिसने ईपीओ को फुलफिल नहीं किया, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। उसके बाद जी में बताया जा रहा है सबमिट अ रिपोर्ट बिफोर सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट बाय हियरिंग ऑफिसर इफ एनी। अगर हियरिंग ऑफिसर की तरफ से इन्फोर्समेंट करवाई गई है उस ईपीओ की और उसके लिए कोई कॉस्ट जो है वो बेयर करने पड़ी है डिपार्टमेंट को, तो उसके हवाले से वो रिपोर्ट सबमिट कर सकता है एसडीईओ के पास और उसकी डिटर्मिनेशन करवा सकता है। जब वो कॉस्ट डिटर्मिन हो जाएगी तो फिर जो है उस कॉस्ट की रिकवरी जो है वो की जा सकती है। उसके बाद सेक्शन 35 सबसेक्शन 6 में आपको बताया गया द हियरिंग ऑफिसर शैल बी ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स ऑफ द गुड्स, डिसाइड द फेट ऑफ सील्ड प्रीमिसेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो हियरिंग ऑफिसर जो है वो ऑथराइज्ड है, हियरिंग ऑफिसर ऑथराइज्ड है कि उसने जो कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स हैं, जो कब्जे में लिए हुए आर्टिकल्स ईओ की तरफ से, जो ईओ ने इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने कॉन्फिस्केट किए थे आर्टिकल्स और गुड्स, उनका जो फेट है फाइनली उनके साथ, उन आर्टिकल्स के साथ क्या किया जाना है उसको डिस्पोज ऑफ करने के हवाले से जो अथॉरिटी है वो हियरिंग ऑफिसर के पास है। सील्ड प्रीमिसेस के साथ क्या किया जाएगा वो अथॉरिटी भी हियरिंग ऑफिसर के पास है, और इन्फोर्समेंट की जितनी भी कॉस्ट आई है उसकी डिटर्मिनेशन जो है उसको डिटर्मिन करना भी जो है हियरिंग ऑफिसर की पावर्स में शामिल है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 7 में बताया जा रहा है द कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 6 शैल बी पेएबल बाय द ऑफेंडर एंड इफ सच कॉस्ट इज नॉट पेड द हियरिंग ऑफिसर मे कॉज इट टू बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड द आर्टिकल्स ऑफ और द गुड्स कॉन्फिस्केटेड बाय एनफोर्समेंट ऑफिसर शैल बी सोल्ड इन ऑक्शन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इन्फोर्समेंट के लिए जो कॉस्ट आई है उसकी डिटर्मिनेशन के बाद जो है वो ऑफेंडर की तरफ से पेएबल होगी। जो सबसेक्शन 6 में कॉस्ट की जो है हियरिंग ऑफिसर ने उसकी डिटर्मिनेशन की है वो ऑफेंडर की तरफ से पेएबल होगी, और इन केस अगर वो नहीं पे की जाती तो हियरिंग ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है उसको रिकवर कर सकता है एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। जब भी लैंड रेवेन्यू के एरियर्स को रिकवर किया जाता है तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो जमीन है उसको सेल किया जा सकता है, उसको अटैच किया जा सकता है, तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे जो है वो अमाउंट आपसे रिसीव की जा सकती है, या जो आर्टिकल्स और गुड्स कॉन्फिस्केट किए गए हैं उनको ऑक्शन करवा के सेल करवाया जा सकता है और अमाउंट को इन्फोर्समेंट की अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद इफ द प्रोसीड ऑफ सेल आर नॉट सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट द बैलेंस शैल बी रिकवरेबल एज एरियर्स ऑफ लैंड। अगर फॉर एग्जांपल गुड्स और आर्टिकल्स को सेल किया जाता है और इन्फोर्समेंट की कॉस्ट जो है वो पूरी नहीं होती तो बची हुई अमाउंट को एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिसीव किया जाएगा अगर ऑफेंडर उसको पे नहीं करेगा।
However, if such proceeds exceed the cost, the excess shall be paid to the offender. और in case arrears of land revenue से पहले जब गुड्स और आर्टिकल्स को सेल किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है और इन्फोर्समेंट की कॉस्ट पूरी होने के बाद अमाउंट बच जाती है तो वो ऑफेंडर को वापस कर दी जाएगी. द इन्फोर्समेंट ऑफिसर shall submit daily report of information received and actions taken against the public nuisance matter to the sub divisional enforcement officer. तो ईओ ने डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है एसडीईओ को अबाउट पब्लिक न्यूजेंस के हवाले से, जो उसने एक्शंस लिए हैं उसके हवाले से उसने एक जो है वो रिपोर्ट एसडीईओ को सबमिट करनी है. अब ये हमारा सेक्शन 35 है. उसके बाद ये तमाम के तमाम जो सेक्शंस हैं इसमें मेजॉरिटी पार्ट जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है. अब सेक्शन 36 जो है वो एक्शन बाय हियरिंग ऑफिसर के हवाले से बात करता है. इससे पहले हमने किसको डिस्कस किया? एक्शन बाय एनफोर्समेंट ऑफिसर. अब एक्शन बाय हियरिंग ऑफिसर को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय द ऑफेंडर. अब ये रिप्रेजेंटेशन फाइल हुई है, जब मैंने आपको बताया कि एक ईपीओ फाइल किया जाएगा, इशू किया जाएगा किसकी तरफ से? इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से. तो उसके अगेंस्ट 15 दिन के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन हियरिंग ऑफिसर के अगेंस्ट, हियरिंग ऑफिसर के पास जो है वो फाइल की जा सकती है. तो अब उसके हवाले से यहां प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है कि ऑन रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय द ऑफेंडर और द कंप्लेनेंट, द हियरिंग ऑफिसर शैल इशू नोटिस टू ऑल कंसर्न्ड एंड कंडक्ट द हियरिंग proceeding as provided under the act or as may be prescribed. तो हियरिंग ऑफिसर ने क्या करना है कि जैसे ही उसको एक रिप्रेजेंटेशन रिसीव होगी तो उसने नोटिस इशू कर देना है उन तमाम लोगों को जो इस मैटर से इन्वॉल्व हैं और उसके बाद प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करना है इस कानून और इस कानून से रेलेवेंट अगर कोई रूल्स हैं या नोटिफिकेशन है उसके ताबे. उसके बाद सेक्शन 36 सब सेक्शन 2, द हियरिंग ऑफिसर मे कैंसिल, मॉडिफाई और कन्वर्ट द ईपीओ इनटू एन एब्सोल्यूट ऑर्डर. अब हियरिंग ऑफिसर की ये पावर्स हैं कि वो चाहे तो ईपीओ को कैंसिल कर दे और ईपीओ को वो कन्वर्ट कर दे एक एब्सोल्यूट ऑर्डर के अंदर. तो अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ईपीओ को एब्सोल्यूट ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करने की जो पावर्स हैं, ये ईपीओ को कैंसिल करने की पावर्स जो हैं वो किसके पास हैं? तो हियरिंग ऑफिसर के पास वो पावर्स हैं. The absolute order shall contain details of all public nuisance, reasons of passing an absolute order, direction to the offender creating such nuisance to remove the nuisance within a prescribed time period, and the manner and any further penalty that may be imposed on the offender if absolute order is not complied with. तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि absolute order के अंदर सबसे पहले public nuisance के हवाले से डिटेल्स बताई जाएंगी, reasons of passing an absolute order बताया जाएगा और साथ साथ डायरेक्शन दी जाएंगी किसको? ऑफेंडर को, कि वो क्या करे? रिमूव कर ले न्यूजेंस को एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर, और साथ साथ उसको पेनल्टी भी बताई जाएगी कि इन केस उसने इस एब्सोल्यूट ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया है गिवन टाइम के अंदर तो उस पर पेनल्टी क्या इंपोज होगी. देन सेक्शन 36 सब सेक्शन 4 में आपको बताया जा रहा है कि ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड मेंशन्ड इन द एब्सोल्यूट ऑर्डर इफ द ऑफेंडर हैज नॉट रिमूव पब्लिक न्यूजेंस, द हियरिंग ऑफिसर शैल डायरेक्ट सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर टू गेट द एब्सोल्यूट ऑर्डर इन्फोर्स थ्रू एनफोर्समेंट ऑफिसर. अब एब्सोल्यूट ऑर्डर भी इन्फोर्स किसने करना है? एट द एंड आके उसने ईओ ने आके, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने आके उसको इन्फोर्स करना है. लेकिन हियरिंग ऑफिसर ने डायरेक्शन किसको देनी है? एब्सोल्यूट ऑर्डर की इन्फोर्समेंट की उसने डायरेक्शन देनी है सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को, एसडीईओ को. उसके बाद सेक्शन 36 सब सेक्शन 5, ऑन रिसिप्ट ऑफ डायरेक्शन अंडर सब सेक्शन 4 द इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल इन्फोर्स द एब्सोल्यूट ऑर्डर एंड मे टेक एनी वन और मोर एक्शंस अगेंस्ट द ऑफेंडर. तो अब जैसे ही इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पास जो है वो एब्सोल्यूट ऑर्डर इन्फोर्समेंट के लिए आता है तो उसने उसको इन्फोर्स करना है और उसकी इन्फोर्समेंट में वो एक या एक से ज्यादा एक्शंस ले सकता है. और वो एक्शंस कौन से हैं वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले वो रिमूव कर सकता है या कॉज टू बी रिमूव पब्लिक न्यूजेंस यूजिंग सच मींस एंड सच फोर्स एज मे बी रीजनेबल. अब ये वही वाले सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एक्शंस के अंदर आते थे, हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखे हैं. इसको आपने एक बार रीड कर लेना है कि जैसे ही एब्सोल्यूट ऑर्डर आएगा तो एब्सोल्यूट ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए ईओ ने क्या करना है वो सारे पॉइंट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं. तो ये वो एक्शंस आप देख रहे हैं जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है एब्सोल्यूट ऑर्डर को इन्फोर्स करवाने के लिए ले सकता है. इनमें से एक एक्शन लिया जा सकता है या एक से ज्यादा एक्शन लिए जा सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे वही एक्शंस हैं जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के सेक्शन में हमने डिस्कस किए सेक्शन 35 में. इसके बाद हम सेक्शन 36 सब सेक्शन 6 की तरफ बढ़ते हैं. द हियरिंग ऑफिसर शैल बी ऑथोराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स, डिसाइड द फेट ऑफ द सीड प्रीमिसेस एंड डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट. ये भी वही बात की गई है कि हियरिंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि उसने या तो आर्टिकल्स जो उसने कॉन्फिस्केट किए हैं ईओ ने उनको डिस्पोज ऑफ किस तरीके से करना है और साथ साथ जो सील्ड प्रीमिसेस है उसका फेट जो है वो क्या होने वाला है, ये सारी डिटर्मिनेशन जो है वो हियरिंग ऑफिसर ने करनी है. प्लस जो कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट एब्सोल्यूट ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए आई है उसको भी डिटर्मिनेशन जो है हियरिंग
ऑफिसर ने करनी है। उसके बाद सेक्शन 36 सब सेक्शन 7 द कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट डिटरमिन्ड अंडर सब सेक्शन 6 शैल बी पेएबल बाय द ऑफेंडर। अब ये वही वाली बात की गई है कि जब एब्सोल्यूट ऑर्डर हियरिंग ऑफिसर की तरफ से पास होगा और उसकी इन्फोर्समेंट के लिए कोई कॉस्ट आएगी जो सेक्शन 6 में हमने डिस्कस की है, यहाँ पर उसको जब डिटरमिन कर लेगा हियरिंग ऑफिसर तो उसको जो पे करना है वो ऑफेंडर ने करना है। इन केस ऑफेंडर पे नहीं करता तो अगेन उसको या तो उसके जो कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स हैं उनको सेल करके उसको रिसीव किया जा सकता है, या फॉर एग्जांपल उसकी जो ये जो कॉस्ट है उसको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे रिसीव किया जा सकता है। और इसी तरीके से सेक्शन 36 सब सेक्शन 8 में भी वही बात की गई है कि अगर फॉर एग्जांपल गुड्स को सेल किया जाता है, ऑक्शन किया जाता है या एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे रिसीव किया जाता है और अमाउंट जो रिसीव होती है वो इन्फोर्समेंट की अमाउंट से ज्यादा है तो एक्सेस अमाउंट जो है वो ऑफेंडर को रिटर्न कर दी जाएगी। देन प्रोहिबिशन ऑफ इंक्रोचमेंट के हवाले से बात की जा रही है सेक्शन 37 में, नो पर्सन शैल मेक एनी इंक्रोचमेंट मूवेबल और इमूवेबल ऑन एनी स्टेट प्रॉपर्टी। तो कोई भी शख्स किसी किस्म की इंक्रोचमेंट नहीं करेगा किसी मूवेबल या इमूवेबल स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये 37 सेक्शन तक हमने सेक्शन 34 से 37 सेक्शन तक डिस्कस किया है, चीजों को डिस्क्रिप्टिवली कवर किया है। नेक्स्ट जो इसके दो सेक्शंस हैं सेक्शन 38 एंड सेक्शन 39 वो हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है उसके पार्ट 2 में हम कवर करेंगे ताकि उनका भी कंसेप्ट आप बेहतर तरीके से ले लें। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके जहन में एसडीईओ की प्रिपरेशन के हवाले से कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो लिंक है उसके थ्रू आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर, हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।